नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात होगी विकास और पर्यावरण की। विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना पर्यावरण के बारे में सोचे विकास की बात सोची भी नहीं जा सकती। अगर पर्यावरण को नजरअंदाज कर भी देंगे तो इतना तो तय है कि आखिर में विकास भी इससे प्रभावित होगा। असल में आज की सबसे बड़ी चुनौती ही यह है कि पर्यावरण और विकास के बीच कैसे संतुलन साधा जाए। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे विकास की गति में भी कोई रुकावट पैदा ना हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। क्या किसी भी विकास की योजना की शुरुआत से पहले ही पर्यावरण के हर पहलू को न सिर्फ समझने की जरूरत है बल्कि उसके सख्ती से पालन करवाने की भी जरूरत है। कैसे विकास की राह पर पर्यावरण को सहेजा जा सकता है। विकास और पर्यावरण के बीच हमारी और आपकी जागरूकता कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर PSN राव हैं जो निदेशक हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। सर स्वागत आपका। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं RR रश्मि जी जो डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं टेरी के। सर स्वागत आपका भी। और पैनल में अगले मेहमान का नाम है सुधीर कृष्णा जी जो पूर्व सचिव हैं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार। सर स्वागत आपका भी। सबसे पहले RR रश्मि जी आप ही से शुरुआत करते हैं। सर आज की चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में यही ख्याल आता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ये दोनों पैरेलली साथ साथ कैसे चलें और अगर चले भी तो पर्यावरण को कैसे नुकसान ना हो, उनके बीच की थिन लाइन कैसे मेंटेन हो, कैसे वो ब्रिज बनाया जाए, क्या हो सकता है सर? देखिए पहली बात तो यह है कि हम इन दोनों को एक विरोधी के रूप में देखते हैं। ये जो हमारा अप्रोच है विकास के प्रति कि ये बदलना है, तो हम नॉर्मली विकास के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग तो करना ही है। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो हमें पत्थर चाहिए, बालू चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है उसको हम या तो सूटेबली कॉम्पेंसेट करें या जो हमारा रेट ऑफ यूज़ है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट शुड बी मेंटेन्ड इन अ मैनर दैट इट मीट्स दी नीड्स। अभी हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को तो हम पूरा करें, लेकिन साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है उसकी रेट को हमें जज करना है और ये हम अमूमन नहीं करते। हम जब विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि देश का इकोनॉमिक आर्थिक प्रगति 8% होनी चाहिए, तो साथ साथ हम जो उसका जो इम्पैक्ट है नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रदूषण के रूप में है या क्लाइमेट चेंज के रूप में है या इवन लाइवलीहुड्स के रूप में है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी वो भी उससे बदल सकती है। जल है, नदियां हैं, वायु है, इस सब पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो इस पर जो असर पड़ रहा है उसको हम कैसे ठीक करें, उसको उस प्रतिकूल असर को दुरुस्त करें और साथ साथ जो हमारा यूज़ है नेचुरल रिसोर्सेज का उसकी रेट ऑफ कंजम्पशन को हम किस तरह से मॉडरेट करें। ये दोनों चैलेंजेस हमारे पास हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजी बननी चाहिए और दुर्भाग्यवश हमारे विकास की प्रक्रिया में हमने इस चीज़ को इस रूप में नहीं देखा है। अभी तक हम जो भी करते आए हैं वो प्रोजेक्ट लेवल पर करते आए हैं। जब किसी जैसे पर्यावरण मंत्रालय है तो कोई नया प्रोजेक्ट बनता है, कोई हाईवे बनने जा रहा है या कोई बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है तो एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस देता है। वो क्लियरेंस जो है वो कुछ उसके प्रोजेक्ट लेवल पर कुछ जो उसके असर हैं उसको दिखता है, उसको जज करता है, लेकिन इससे हम पूरी पर्यावरण की जो इकोसिस्टम है उसको हम नहीं देख पाते। इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग की ज़रूरत है वो नेशनल लेवल पर और इसकी प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। तो कृष्णा सर ये मान लिया जाए कि असल में जिस ईमानदारी के साथ, जिस सेंसिटिविटी के साथ सोचने की ज़रूरत है वहाँ कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। जहाँ पे सोचना चाहिए उस सोच में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। क्या कभी हमने ये सोचा कि कभी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और रास्ते में कोई पेड़ आ जाए, उस पेड़ को काटने के अलावा क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? क्या हम इस डायरेक्शन में कभी सोच पाते हैं सर? देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर शहरीकरण की विकास के बहुत से पहलू हैं, शहरीकरण एक पहलू है। वैसे तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी हैं, हाईवेज बनती हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जी, और हर तरह के विकास में पर्यावरण को साथ में लेके चलने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे रश्मि साहब ने कहा कि उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ध्यान देना संभव नहीं है।
इतना अच्छे तरह से संभव है ये कि हम पर्यावरण को न केवल मेंटेन कर सकते हैं बल्कि उसको और संवार सकते हैं अगर हम ध्यान से काम कर सकें। और नहीं करेंगे तो शहरीकरण तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो शहरों में ही हो रहा है और होगा भी। नहीं सर, पर किस कॉस्ट पे हो रहा है? वो कॉस्ट भी आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट वो इसलिए हो पा रहा है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से। अभी आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने बनाई न्यू मोती बाग में, जहाँ पर के लगभग चंद 200-400 फ्लैट्स को कन्वर्ट करके 1000 से ज़्यादा फ्लैट बनाए उसमें। और मगर उसमें साहब हज़ारों हमने प्लांटेशन किया। आप जाएंगे अगर सैटेलाइट से या जहाज़ से देखें तो घर दिखना मुश्किल, छोटे छोटे घर कहीं भरा हुआ है ग्रीनरी से। तो जहाँ भी हम अगर कोई डेवलपमेंट करते हैं, पेड़ काटना आवश्यक होता है। अगर आप एक रोड बना रहे हैं तो फिर हाईवे बना रहे हैं तो वो इट कैन नॉट गो इन स्पाइरल वे, घुमाते घुमाते ले जाएं कि एक पेड़ यहाँ बचाए एक पेड़, ऐसा संभव नहीं है। तो पेड़ों को रिलोकेट करने की भी एक टेक्नोलॉजी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना है। तो ऐसा क्या है, इंसान पेड़ लगा सकता है। बहुत जगह भी हमारे पास है। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लैंड मास का 3-4% लिए हुए है, बाकी तो सब खुला ही पड़ा हुआ है। 95% से ज़्यादा जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो इसको अगर हम ढंग से अगर कर सकें, ग्रीन से उसको कवर कर सकें, तो ना केवल हम ग्रीन हवा की बचत करेंगे, पानी भी हमारा साफ बना रहेगा। तो संभव तो बहुत कुछ है, लेकिन हो क्या गया है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था बन गई है उसमें इतना बढ़ चुके हैं हम कि हर एक विभाग जो है वो केवल अपने काम में लगा हुआ है। यानी कि पर्यावरण का काम केवल पर्यावरण विभाग का बन के रह गया है। और जो कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे बिल्डिंग के बनाने वाले हों या डैम के बनाने वाले हों, वो जितना मजबूरी में वो कर पाएंगे पर्यावरण के बारे में उतना तो करेंगे, लेकिन उनके दिल में ये अगर आ जाए, उनके सिस्टम में आ जाए, दिल में तो होगा ज़रूर लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं कि भाई अगर आप रोड बना रहे हो तो पूरा स्टडी करो कि आपकी उसका इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे। तो ये संभव है आज। लेकिन सर एक प्लानिंग को शुरू करने से पहले, जैसा कि आपने कहा कि हाईवे बना रहे हैं और पेड़ बीच में आ गया तो काटना ही पड़ेगा, उसे घुमा के तो नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रोविजन, कोई ऐसी योजना है कि इस प्लानिंग को अगर हम पूरी तरह करेंगे तो पैरेलली हम कहीं जो पेड़ काटेंगे उतने पेड़ हम प्लांटेशन भी करें, हाँ, हम लगाएं भी? एकदम। तो क्या ये उस योजना का हिस्सा होता है क्या सर? और अगर होता है तो ईमानदारी से उसको फॉलो किया जाता है क्या? देखिए, अब इस योजना का हिस्सा पेपर में तो है। हाँ। और डिपार्टमेंट अब एक तरीका उन्होंने ये बना दिया है, जो सरकार ने ये बनाया ओवर से, तो डिपार्टमेंट कहते हैं कि भाई हम कहाँ भी, हमको जगह दे दो हम पेड़ लगाएं। रोड बनाने वाला जो हाईवे डिपार्टमेंट है वो कहेगा कि हम रोड बनाने वाले चल रहे हैं, हमें 2 साल में रोड बनानी है। अब आप हमें अगर कहते हो हम पेड़ लगाएंगे, जगह दे दो हमें, अब ये जगह खोजने में टाइम जा रहा है। तो अगर इसको हम रिजॉल्व कर सकें कि कहाँ कहाँ प्लांटेशन करना है, पहले से मास्टर प्लान बना के रखें, तो ये संभव है, बहुत कुछ संभव है। और प्लांटेशन, ग्रीनिंग और जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी हमसे बहुत खर्चा नहीं होता है। ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जितना रोड बनाने में खर्चा होगा 10% भी मुश्किल से लगाएंगे तो एनवायरनमेंट कैन बी नॉट ओनली प्रोटेक्टेड बट इवन इम्प्रूव फर्दर ऑल्सो। अभी शहरीकरण के नाम पे कचरा कितना निकल रहा है, प्लास्टिक निकल रहा है, इसको कैसे इसको हम रोकना प्रयास कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि शहरों की वजह से कचरा निकलेगा ही नहीं, ये असंभव बात है। उसको रिसाइकिल कैसे करें, उसको रीयूज़ कैसे करें, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। राव सर, तो फिर इस चर्चा में जो निकल के आता है बात, तो फिर हम प्रायोरिटी कैसे सेट करें? हमारे लिए जरूरी क्या है, मानव विकास या फिर आर्थिक विकास? बहस वहीं पे जाके फिर सिमट जाती है। देखिए, ये जो विकास और एनवायरनमेंट का जो हम बात कर रहे हैं, तो ये तो मुद्दा बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जल है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, बिल्डिंग्स बनाने का है, इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए हमारा ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए हमको, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये सब बनाने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ेगा और हमें फैक्ट्रीज़ में उत्पादन करना पड़ेगा, नया बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसा इन्होंने बताया है कि हमें जितना मिनिमम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करें उतना अच्छा है। लेकिन ये जो अवेयरनेस है, ये अभी 15-20 साल में ये अवेयरनेस ज़्यादा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है इस एनवायरनमेंट के नाम पे, ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट के नाम पे जैसा अभी बताया गया है कि एनवायरनमेंटल क्लियरेंस एक होता है,
और ग्रीन बिल्डिंग्स के नाम पे आजकल जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। पहले हम नॉर्मल डीजल यूज़ कर रहे थे, फिर बाद में हमने लो सल्फर डीजल में आए हैं, फिर उसके बाद में अभी हम CNG में आए हैं। भारत स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, अभी मेरे ख्याल में स्टेज 6 तक हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कि हम एनवायरनमेंट को, वातावरण को हम प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एट द सेम टाइम डेवलपमेंट को भी जारी रखें। उसी तरीके से बिल्डिंग्स में ग्रीन बिल्डिंग्स कैसे करें हम, जैसा बिजली का कंजम्पशन में पहले इनकैंडिसेंट बल्ब होता था, उसमें बहुत सारा बिजली का कंजम्पशन होता था। उसके बाद में हमने CFL बल्ब में आया, अभी हम LED बल्ब में आए हैं। तो उस तरीके से जहाँ तक हो सके कोशिशें हो रही हैं, कोशिश हो रही है, अवेयरनेस भी है। और अभी छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में हम बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेवलपमेंट के नाम पे हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। तो ये अवेयरनेस अभी बढ़ गया है और सरकार ने भी कदम उठाए हैं, और हो सकता है कि ये कदम काफ़ी नहीं है और ज़्यादा हमें करना चाहिए, लेकिन उस दिशा में हम प्रारंभ किया है और जा रहे हैं। मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ये उम्मीद है। हाँ, कभी ना कभी। ठीक है, लेकिन रश्मि सर, जिस तरह से सर कह रहे हैं कि अवेयरनेस जिसका हम जिक्र कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले किया करते थे, उस अवेयरनेस में बढ़ोतरी देखी है, वो अवेयरनेस बढ़ती है, वो उसका परिणाम ये भी है कि अब लोग आवाज उठाने लगे। अभी आर्वी कॉलोनी वाला जो महाराष्ट्र का मामला है, हमने देखा उसमें आवाज लोग बुलंद कर रहे हैं। कई और ऐसे मसले थे, लेकिन सर ये आवाज बुलंद करने का जो तरीका है और जो आवाज बुलंद की जा रही है, ये कितनी सफिशिएंट है असल में? क्या हम वाकई वो सार्थक प्रयास कर पा रहे हैं जो जरूरी है, या फिर जो आवाज उठाई जा रही है उसके पैरेलल सुनने वाले उस लेवल पे नहीं है अभी? जी, कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? जी नहीं, आप अवेयरनेस तो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जागरूकता बढ़नी भी चाहिए। सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जब तक इन सब चीज़ों में नहीं होता है तब तक नीतियाँ भी नहीं बदलती हैं। सरकारें तो अपने हिसाब से काम करती हैं, और हर सरकारें जो एक हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें सरकारों के सामने एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। 4 साल 5 साल का लक्ष्य लेकर चलती हैं सरकारें। तो इसलिए उसमें पर्यावरण जो एक बड़ा लॉन्ग टर्म इशू है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा आप 4 साल में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 25 साल 30 साल लगते हैं पेड़ों को लगाने में, जैसे नदियों को सुरक्षित करने में, पानी को सुरक्षित करने में, पहाड़ों को और उनके इकोसिस्टम की सुरक्षा में समय लगता है। तो विरोधाभास यहीं पर है। जो शॉर्ट टर्म जो इश्यूज़ हैं और जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, इनमें कॉस्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, इसका सही आकलन होना चाहिए। तो अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए एक फ़ायदा तो ये है कि भाई नीतियों को बदलने में इससे हमें मदद मिलेगी। लेकिन नीतियाँ किस तरह से बदली जाएं, किस तरह की नीति हमें चाहिए, इस पर बहस एक छिड़ने की आवश्यकता है। मेरा अपना मानना यह है कि अगर हम सिर्फ पर्यावरण की समीक्षा प्रोजेक्ट लेवल पर करते रहेंगे या एक्टिविटी लेवल पर करते रहेंगे तो ये कभी नहीं होने वाला है। हमें ये सिस्टमिक और सेक्टोरल लेवल पर करना होगा। जैसे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या तो ग्रीन हाउस, बेसिकली उसमें एसेंशियल इशू है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। हम कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिट करने में और कितना प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन हम अलग अलग सेक्टर्स में करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, अर्बनाइजेशन है, तो इन सब फॉरेस्ट्स हैं। इन सब चीज़ों में जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है और उससे पर्यावरण पर असर पड़ता है और प्रदूषण भी होता है। तो हम या तो प्रोडक्शन लेवल को घटा दें या प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी को बढ़ा दें। साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज की जो कंजम्पशन की जो प्रक्रिया है, जो रेट ऑफ नेचुरल कंजम्पशन है, साथ साथ रेट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाएं। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, और ये काम अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जैसे पर्यावरण मंत्रालय ने अभी आपको पता होगा जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो एक नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की एक योजना दी है। उसमें उन्होंने 8 पहलू उसमें दिखाए हैं। तो 2-3 जो मुद्दे उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पहला ये है कि वो रिन्यूएबल्स एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। उसमें 40% जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी है, वो रिन्यूएबल से पैदा की जाएगी बाई 2030 तक। दूसरा है कि जो एमिशंस इंटेंसिटी है, यानी हम जो जीडीपी है हमारी, उस जीडीपी का 33 से 35% उसमें घटाव लिया जाएगा होगा 2030 तक।
और तीसरा है कि हम फॉरेस्ट में जो कार्बन स्टॉक है, फॉरेस्ट सिर्फ एरिया के टर्म्स में नहीं, फॉरेस्ट में जो कार्बन है, पेड़ों के में जो कार्बन स्टॉक है, उसको हम करीब 2.5 से 3 बिलियन टन एडिशनल पैदा करेंगे 2030 तक। तो इस तरह की योजनाओं को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन कृष्णा सर, आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है, जरा ये भी हमारे व्यूवर्स को समझाइए कि किसी भी प्लानिंग को शुरू करने से पहले असल में वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जहां से होकर वो पूरा प्रोजेक्ट गुजरता है, और एनवायरनमेंट उस प्लानिंग में कितना बड़ा हिस्सा होता है, जिसपे बहुत ज्यादा खर्च होता है क्या? क्योंकि अगर किसी पेड़ को हटाना है, क्या उस पहले पेड़ के बारे में हम किस टेक्निक के जरिए जान नहीं सकते क्या कि कितना गहरा है, उसकी जो रूट्स हैं, उसकी नेचर क्या है, क्या उसे वहां से दोबारा प्लांट किया जा सकता है? इस पूरे प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए, जो प्लान अप्रूव होते हैं, डेवलपमेंट के प्लान अप्रूव होते हैं, तो उसमें एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की आवश्यकता है कानूनन, कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से यहाँ पर जो फ्लडिंग तो नहीं होगी, यहाँ के पेड़ कितने, ग्रीनरी कितनी कम होगी, और यहाँ पर एयर पोल्यूशन तो नहीं बढ़ेगा, डस्ट तो जैसे कंस्ट्रक्शन से डस्ट तो नहीं निकलेगा, और अगर ये सब होगा तो उसको मिटिगेट कैसे करना है। तो इसके लिए पूरे मापदंड बनाए गए हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए सब सिस्टम अपनी जगह पर है। अब ये अप्रूवल जो है उस प्रोजेक्ट का कितना बड़ा हिस्सा है, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, अप्रूवल के बगैर तो ये मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि जैसा आग से अगर बचना है तो आप गैस का सिलेंडर एक टांग दे तो वो नॉर्म्स पूरे हो जाते हैं, क्या सिर्फ खाना पूर्ति भर है सर? मतलब ये है, देखिए कि इसी बात को लेके चूंकि व्यवस्था में हमारे उसको, जैसे आपका कहना बिल्कुल ठीक है, तो अप्रूवल तो होते हैं सब और उसके प्रोसीजर भी सब कुछ है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो संबंध टूट जाता है कि जो प्लान में अप्रूव्ड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और एक और बात है कि जनता से उसका संपर्क भी छूट जाता है। जो इम्पैक्टेड लोग हैं, अक्सर इम्पैक्टेड लोग हैं, थोड़ा सा वो दे आर नॉट सो वेल ऑफ। जैसे मान लीजिए कि वो आदिवासी हुए, कहीं रूरल एरिया में हुए, तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है कि वो, या उनका स्टेक इंडिविजुअली इतना ज़्यादा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट को रोक सकें, और रोकना भी नहीं चाहिए, डेवलपमेंट होना है। लेकिन उस चक्कर में वो बात छूट जा रही है, तो लोग फिर जाके ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाते हैं या फिर कोर्ट जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट पूरी रुक जाती है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि जो प्रोजेक्ट के लोग हैं वो इसको पूरा इंटरनलाइज कर लें अपने उनके मैनुअल्स पे। जैसे मान लीजिए कि हाईवे मैनुअल है या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मैनुअल है, वो नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रोविज़न किए गए हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड अभी 2016 में दोबारा लागू हुआ है, तो उसमें प्रोविज़न लाए जा रहे हैं अब कि कैसे एनवायरनमेंट को भी साथ साथ हम बचाते चलें। और तो एक बात और है कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस स्टेज भी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे अभी राव साहब ने, प्रोफेसर राव ने अच्छी बात एक बताई कि इनकैंडिसेंट बल्ब से CFL होके हम LED में आ गए। लेकिन ये देखिए कि ये LED बल्ब्स का डिस्पोजल एक बड़ा भारी चैलेंज है। वो इनकैंडिसेंट बल्ब को डिस्पोज करना इट वाज फार ईजियर, बहुत आसान था कंपेयर टू LED बल्ब को डिस्पोज करना। आपने, रश्मि साहब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात बताई, सोलर एनर्जी की बात, सोलर पैनल्स को डिस्पोज ऑफ करना फाइनली रिसाइकिल करके, ये बड़ा भारी चैलेंज है। तो अब ये हम सब का काम है, जो प्रशासन में हैं, जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, कि ये जो अर्बनाइजेशन है या डेवलपमेंट के जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं, ये बड़े भारी चैलेंज हैं। पहले तो बस ये था कि घर का कचरा कहीं जमा हो गया है, वो बड़ा भारी, हमें उसमें ऑब्जेक्शन होता था। अब ये ऐसा कचरा आएगा जो LED की लाइट्स का होगा, जो सोलर पैनल्स का होगा, जो टायर ट्यूब का होगा, ये जो माउंट्स, जब इसके माउंटेन जमा होंगे तो ये वैसे माउंटेन नहीं है कि जो घर के कचरे के माउंटेन है, हाईली टॉक्सिक, हाईली पॉइजनस एंड टॉक्सिक के कचरे निकलेंगे जो ज़मीन के अंदर को और हवा को और पानी को बहुत ज़्यादा ही ये ख़तरा पहुंचाएंगे। तो ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन पर हम खड़े हैं। इसीलिए क्लाइमेट को लेके ग्लोबली इस समय लोग घबराए हुए हैं, और हम भी, भारत भी जब प्रगति कर रहे हैं तो हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं काफ़ी कुछ तक, और हम तो इसलिए ये चैलेंज रिसाइकलिंग का जो है उसको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा विद ए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, कि आने वाले दिनों में किस तरह का और किस क्वांटम में वेस्ट निकलेगा हमारा, उसको हम कैसे हैंडल करें। तो राव सर, जो कृष्णा सर है, उनकी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो हम विकास जब कर रहे हैं तो आने वाले परिणामों से बिल्कुल बेफिक्र हैं, ये जानते ही नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते। जब मुसीबत सामने आ रही है असल में हम तब तैयारी कर रहे हैं, इसे हम ऐसे समझें क्या? देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी हमें दोनों काम करना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत फायर फाइटिंग भी करना चाहिए, क्योंकि हमने गलतियां कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उन गलतियों को कैसे सुधारें, और जैसा अभी इन्होंने कहा है कि ये सुधार जो है इतना जल्दी नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी समय लगेगा। एक बात वो है, लेकिन आगे के लिए जो प्रिवेंटिव केयर जो है, एक प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव है। तो क्यूरेटिव तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रिवेंटिव के लिए
हमें कहीं ना कहीं हमारे ज़रूरतों को भी हमें कम करना चाहिए, एंड वी हैव टू रीयूज़ एंड रिसाइकिल, and we should also not use such materials which are not naturally biodegradable, जैसा सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ पहले ज़माने में हम केले के पत्ते में खाना खाते थे और ख़त्म हो गया, उसके बाद वो पूरा एनवायरनमेंट में चले जाते थे। तो अभी जैसा ई वेस्ट के बारे में अभी सुधीर कृष्णा जी ने बताया है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सामने आया है। और अभी तक हमने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में बात नहीं किया। इसमें बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके सामने एक तरफ प्रॉफिट मेकिंग एक मुद्दा है उनके सामने कि हमने फैक्ट्री खोला है तो हमें प्रॉफिट बनानी है, लेकिन पर्यावरण जो है वो हमारा उतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि वी आर बेसिकली कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वहाँ पे क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे उतना पर्यावरण का नुकसान उतना नहीं है जितना मेजर इंडस्ट्रीज़ में है, जहाँ पे जैसा मैंग्रोव्स का खराबी हो रही है या नदियों में मेजर पोल्यूटेंट्स हम डाल रहे हैं। हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस ले लिया है, लेकिन बाद में 4 साल 5 साल 6 साल के बाद उसका क्या नतीजा निकल के आ रहा है या कंटिन्यूसली हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो इसमें ये जो लड़ाई है ये काफ़ी लंबा चलेगा और चलना चाहिए, और जो अवेयरनेस आ गया है ये बहुत अच्छा है। ठीक है। और इस जंग के लिए हम कितने तैयार हैं, खुद का भी एग्जामिनेशन होता रहना चाहिए। लेकिन अश्विनी सर ये समझाइए कि असल में हमने बात तो की इश्यूज की, लेकिन सोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हम अलार्मिंग सिचुएशन में हैं या अलार्मिंग सिचुएशन हमने क्रॉस कर दी है? क्या अभी हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसी गुंजाइश है? अगर हाँ तो फिर वो समाधान क्या होंगे सर? नहीं, समाधान बिल्कुल निकल सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा देखिए कि हमारा जो देश है अभी हमारी जीडीपी कितनी है, हमारा पर कैपिटा अगर हम कार्बन एमिशन की बात करें तो हमारा देश तो बहुत नीचे है बाकी देशों के मुकाबले। तो हम तो एक तरह से अभी जो हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है वो बहुत लो है, एटलीस्ट पर कैपिटा टर्म्स में। जितना हमारा बड़ा देश है और जितनी हमारी जीडीपी है वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। पर कैपिटा टर्म्स में हमारी नेचुरल रिसोर्स का कंजम्पशन का लेवल बहुत कम है। लेकिन उस स्थिति का हम इंतजार नहीं कर सकते ना सर? जी बेशक। तो हमें आगे कार्रवाई तो करनी है, क्योंकि हमारी जीडीपी को बढ़ना है। हमें भी एक मिडिल लेवल इनकम लेवल कंट्री बनना है 2040 तक, 2045 तक। अभी तो 2025 तक की बात हो रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमें हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज भी बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ेगा और इन्वायरमेंट पर इसका इम्पैक्ट जो असर प्रतिकूल होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी से हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब जैसा सुधीर कृष्ण साहब ने बताया कि जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी स्कोप ऐसा है कि हम उसकी रिसोर्स के यूज़ की इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसमें हम 100% फ्रेश मटेरियल्स का यूज़ करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम जो स्टील यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग्स में उसको फिर से प्रोसेस करें, रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें। तो हमें इंडस्ट्री में ख़ासकर जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट हम करते हैं धरती से और यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम है, स्टील है, सीमेंट है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो सबसे ज़्यादा एमिशंस के सोर्स हैं, इन इंडस्ट्रीज़ में हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी इस्टेब्लिश करनी है। मतलब हम रिसोर्स इफ़िशियंसी हमें बढ़ानी है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, पानी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो इंडस्ट्री भी यूज़ करती है और हमारी रेजिडेंशियल हाउसेस भी यूज़ करते हैं। और इकोसिस्टम के मेंटेनेंस के लिए पानी सबसे बड़ा बहुत ज़रूरी है। तो पानी की सुरक्षा के लिए, रखरखाव के लिए हमें एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने की आवश्यकता है। सौभाग्यवश इस पर अब प्रधानमंत्री जी ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। और तीसरी चीज़, हम एक लो कार्बन डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो सारे सेक्टर्स पर एप्लीकेबल हो, वो कृषि हो या ट्रांसपोर्ट हो या अर्बनाइजेशन हो या लैंड यूज हो। इस सब पर एक लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। समय थोड़ा सा कम है कि एक रिएक्शन में जरूर चाहता हूँ सर, समाधान क्या हो सर, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। क्या सोल्यूशन? ये कहना चाहूँगा कि वेस्ट टू वेल्थ एक हमें मोटो बनाना है जी। जो भी वेस्ट है, और ये मैं आपको भरोसे के साथ में आपके थ्रू सबको कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी वेस्ट नहीं है जिसको हम वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं,
लेकिन किसी में हमको खर्चा करना भी पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, उसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देना पड़ सकता है, किसी चीज़ में नहीं देना पड़ेगा। जैसे वेस्ट वाटर है, उसको रिसाइकिल करेंगे तो इट कैन प्रॉफिटेबली पे फॉर इटसेल्फ। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है, सम काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट विल रिक्वायर गवर्नमेंट सब्सिडी। तो हम एक एक आइटम वेस्ट का है, चाहे वो वेस्ट कपड़े हैं, चाहे कागज़ हैं, या फिर मेटेलिक आइटम्स हैं, या गंदा पानी है, या फूड वेस्ट है, हर एक को हम प्लास्टिक है, सभी को रिसाइकिल करने का हमारे एक मंत्र बना लें तो निश्चय ही हम इस समस्या को। राव सर, आखिर में ऐड क्या करना चाहेंगे, सॉल्यूशंस में क्या ऐड करेंगे सर? देखिए, आज जो है टुडे इज़ द फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड टुडे इज़ द वर्ल्ड हैबिटेट डे। एंड हैबिटेट इज़ नॉट ओनली फॉर अस बट इट्स फॉर प्लांट्स, इट इज़ फॉर एनिमल्स, सबके लिए हैबिटेट है। सबके लिए। तो इस साल का जो थीम है एक्सप्लोरिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज फॉर कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ, तो इसमें पर्यावरण इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए हमें खोज करना चाहिए नए नए टेक्नोलॉजीज़ के लिए, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें खोजना पड़ेगा और पुराने तरीके जो हैं लाइफस्टाइल हैबिट्स हमें बदलना पड़ेगा और नए तौर तरीके हमें अपनाना पड़ेगा। और जब तक वो काम नहीं करेंगे एनवायरमेंटल डिटेरियोरेशन जो है वो ठीक है। तो जिंदगी जीने के लिए विकास जरूरी है, लेकिन विकास किस पैमाने पे, किस कसौटी पे हो रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण को लेकर ये चर्चा हमारे और आपके काम आ रही है और हमें और आपको आगे भी बढ़ना है और खुद अवेयर होके इसमें भागीदारी निभानी है। आप हमारा कार्यक्रम YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। आपके सुझाव, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।